अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। उत्तराखंड के एक और आईएएस अधिकारी विवादों में आ गए हैं। आईएएस रामविलास यादव पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। यूपी से मिली शिकायत के बाद उन पर विजिलेंस ने केस दर्ज किया है। रामविलास यादव अभी उत्तराखंड में अपर सचिव कृषि के पद पर तैनात हैं। रामविलास यादव पर यूपी में आय से 500 गुना अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया है। उत्तराखंड विजिलेंस अब यूपी पुलिस के साथ मिलकर इस पूरे मामले में जांच करेगी। हमारे सहयोगी सुनील नौप्रभात हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या जानकारी मिल पा रही है? आईएएस रामविलास के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले में आगे जांच कैसे बढ़ेगी? देखिए, आईएएस रामविलास यादव उत्तराखंड शासन में सचिव कृषि के पद पर तैनात है और 2019 से ही लगातार जांच इनके खिलाफ चल रही थी। उत्तराखंड में लगातार उन पर आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने विजिलेंस को कभी भी यहाँ पर सपोर्ट नहीं किया। यहाँ तक कि उनके कहने पर जब रामविलास यादव ने शासन के समक्ष ये बात रखी कि विजिलेंस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, उनका पक्ष नहीं जान रही है, तो विजिलेंस फिर शासन को लिखा कि वो चाहे तो जिसके समक्ष भी रामविलास यादव अपने बयान दर्ज कराना चाहें उसके सामने करा सकते हैं। तो शासन ने एक 3 सदस्यीय कमेटी भी पूर्व में बनाई थी, लेकिन रामविलास यादव ने उस कमेटी को भी गुमराह किया, यानी कि विजिलेंस को पूरे साक्ष्य नहीं दिए। विजिलेंस ने जो क्वेश्चनरी बना के रामविलास यादव को दी थी उसका जवाब नहीं दिया। अंततः उत्तराखंड शासन ने रामविलास यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए विजिलेंस को। विजिलेंस ने बिल्कुल सुनील, अब ये देखना होगा कि आय से अधिक संपत्ति का जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, आगे किस तरह से कार्रवाई बढ़ती है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी को नोटिस, नेशनल हेराल्ड केस में ये नोटिस जारी किया गया है। ईडी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया गया है ईडी की तरफ से। और ये जो नोटिस जारी किया गया है नेशनल हेराल्ड केस में, नोटिस जारी किया गया है ईडी की तरफ से। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। सोनिया गांधी, राहुल गांधी को ईडी की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। नेशनल हेराल्ड में ये नोटिस जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। तो नेशनल हेराल्ड केस में ये नोटिस जारी किया गया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। और ईडी ने ये नोटिस जारी किया है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को। ये पूरा जो मामला है वो नेशनल हेराल्ड का ये पूरा मामला है जिसमें ये नोटिस जारी किया गया है। हालांकि देखना यह होगा कि आगे किस तरह से इस पूरे मामले में एक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि ये नोटिस सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जारी किया गया है। केंद्र द्वारा जीएसटी मुआवजे की मंजूरी के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का आभार जताया है। और ट्वीट कर लिखा है कि 31 मई 2022 तक देश संपूर्ण जीएसटी मुआवजे को मंजूरी देने के लिए पीएम मोदी का आभार। हाल ही में ईंधन और डीजल की कीमतों में कटौती और अब जीएसटी मुआवजा राशि जारी करना पीएम मोदी द्वारा राज्यों की जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने क्या कुछ लिखा है ये भी हम आपको बता रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने के प्रति उन्होंने ये कहा है कि पीएम मोदी द्वारा राज्यों की जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है। उत्तराखंड कांग्रेस के 2 दिन के नव संकल्प शिविर की शुरुआत देहरादून में हो चुकी है। देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, नेता विपक्ष यशपाल आर, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व सीएम हरीश रावत ने शिविर का शुभारंभ किया है। हालांकि 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और गणेश कोदियाल शिविर में नहीं पहुंचे और दोनों की वजह निजी बताई जा रही है। वहीं प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा है कि कैसे युवाओं को पार्टी से जोड़ा जाए, कैसे बूथ लेवल तक पार्टी मजबूत हो, इस सबको लेकर विधायकों और साथ ही चुनाव लड़ चुके उम्मीदवारों और पार्टी पदाधिकारियों को संदेश भी दिया जा रहा है। देखिए, हमने अभी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से 3 दिन का एक कार्य योजना का आयोजन किया था, कार्यशाला का। उसमें कुछ संकल्प लिए गए हैं
उनको किस तरीके से हम उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट कर सकें, किस तरीके की समस्याएं आ सकती हैं, किस तरीके से अपने काम को धार देगी, कैसे हम लोग जो आने वाले चैलेंजेस हैं उनको करेंगे, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये धर्मनिरपेक्ष ताकतों और उनके एंटी लोगों के बीच में है। ये पूंजीवादी व्यवस्था और एक मिक्स इकोनॉमी जो नेहरू जी की थी उसके बीच में लड़ाई है। हम चाहते हैं हम अमीर गरीब जो मध्यम वर्गीय है, जो मध्यम वर्गीय है, सभी को साथ लेके चलें और हमारी पॉलिसीज जो बने कांग्रेस की या हमारी जो रणनीतियां बने वो ऐसी बने जिससे आवाम को जो है कुछ राहत महसूस हो। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, कांग्रेस का नव संकल्प शिविर है ये, इससे कहा जा सकता है कि इसमें चिंतन मंथन किया जाएगा और कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कांग्रेस से जोड़ा जा सके। बिल्कुल, कांग्रेस का 2 दिन का चिंतन शिविर यहाँ पर है, जिसे नव संकल्प शिविर का नाम दिया गया है। और आज के दिन किसी की एंट्री यहाँ पर नहीं है, सिर्फ कांग्रेस के जो पदाधिकारी वो मौजूद रहेंगे और कल मीडिया से बातचीत करेंगे। कांग्रेस के अंदर चिंतन शिविर दूसरे दिन समाप्त होगा, दोपहर कल 2:30 बजे का वक्त रखा गया। कांग्रेस के नेताओं से जब हमने बातचीत की तो उनका यही कहना है कि जो अभी स्थिति है पार्टी की उसमें किस तरीके से सुधार हो। खासकर उत्तराखंड में अगर बात करें 2024 का लोकसभा चुनाव सबसे बड़ा टारगेट रहेगा इस वक्त कांग्रेस के लिए। कांग्रेस पिछले 2 चुनाव यहाँ पर लगातार हारी है। 2014 में, 2019 में 5-5 सीटें लोकसभा की 2 बार लूज की है कांग्रेस ने। और राज्यसभा में भी कांग्रेस के जो प्रदीप टम्टा थे उस सीट पर भी इलेक्शन होना है 10 जून को। तो कांग्रेस के लिए कहां पर स्थितियां बेहतर हो सकती है और कैसे बेहतर हो सकती है, इसको लेकर ये विचार विमर्श चल रहा है। बिल्कुल दीपांकर, और ये कोशिश है कांग्रेस की कि कैसे पार्टी को मजबूत बनाया जा सके। 2024 के चुनाव को देखते हुए लगातार कांग्रेस जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि पार्टी मजबूत हो सके। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रुद्रपुर के मुख्य बाजार में एक फुटवेयर की दुकान में आधी रात को अचानक भीषण आग लग गई। दुकान के अंदर से धुआं निकलते देख चौकीदार ने लोगों को जानकारी दी, जिससे मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर दुकानदार के साथ ही अग्निशमन और विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दुकान का शटर तोड़कर आग बुझाना शुरू किया। आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल बना रहा। फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो 4 गाड़ियों की मदद से आग बुझाने में 2 घंटे का वक्त लग गया और आग से करीब 15 लाख का नुकसान भी जो है वो जताया जा रहा है कि 15 लाख का नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है था और अंदर धुआं काफ़ी निकल रहा था, जिसको हमारी टीम द्वारा शटर को तुड़वाकर और पब्लिक के सहयोग से और 3 वाटर टैंकर अपने रुद्रपुर फायर स्टेशन से गए थे और 1 फायर टैंकर हमने सिडकुल पंतनगर से मंगाया। आग को पूर्ण रूप से बुझाया तो लगभग उसमें आग से जूते चप्पल की दुकान है, करीब 10-15 लाख का नुकसान होने का। रुद्रपुर पहुंचे पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि गौरीकुंड से केदारनाथ तक यात्रा रूट में पहली बार 20 सदस्यीय टीम को तैनात किया गया है, जो घोड़े खच्चरों की निगरानी करेगी और उनकी जिम्मेदारी है कि बेजुबान पशुओं के साथ किसी किस्म की क्रूरता ना हो। टीम की सक्रियता के बाद इस संबंध में एक एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है और इसके अलावा 5 सदस्यीय टीम अलग से तैनात की गई है, जो घोड़े खच्चरों की जांच करेगी और कमजोर और बीमार घोड़ों को यात्रा रूट पर जाने के लिए रोकेगी। टीम ने 300 घोड़ों की जांच कर 11 कमजोर घोड़ों को यात्रा रूट पर जाने से रोका है। यात्रा रूट पर 8,500 घोड़े खच्चर रजिस्टर्ड है और 50% क्षमता के साथ घोड़े खच्चरों का संचालन करने के कड़े निर्देश दिए। पहली बार उत्तराखंड में ऐसा हुआ है कि एक म्यूल मैनेजमेंट फोर्स हमने गठित करी है। 20 आदमियों की वो फोर्स होगी जो पूरे उस ट्रैक पे रहेगी 18 किलोमीटर के, जो खच्चरों के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, उनको पानी पिलाने की व्यवस्था हो, उनका आराम देखने की व्यवस्था हो, उसको लेके गई है। 5 मेंबर की एक और टीम मैंने बनवाई है, गठित करी है, जिसमें हमारे डॉक्टर होंगे, पुलिस के अधिकारी होंगे, आईटीबीपी के अधिकारी होंगे। उनका काम ये रहेगा कि जो खच्चर कमज़ोर हैं, जो बीमार हैं, उनको इन यात्राओं पे ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। चारधाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अब 14 लाख के करीब पहुंच गई है और अभी तक 13,95,000 श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए, जिसमें गंगोत्री धाम में 2,54,000, यमुनोत्री में 1,90,000 और बद्रीनाथ धाम में 4,69,000 श्रद्धालु, जबकि केदारनाथ धाम में 4,61,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। वहीं हेमकुंड साहिब में अभी तक 20,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। चारधाम यात्रा में मृतकों की संख्या 121 तक पहुंच चुकी है और अभी तक 87 पुरुषों और 34 महिलाओं की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 56 लोगों की मौत केदारनाथ यात्रा के दौरान हुई है, जबकि 31 की मौत यमुनोत्री
धाम के यात्रा के दौरान हुई है और बद्रीनाथ में 25 जबकि गंगोत्री में 9 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई है। केदारनाथ धाम में यात्रियों को सहूलियत देने और लंबी लाइनों से निजात पाने के लिए अब धाम में टोकन व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था से जहां श्रद्धालुओं को घंटों लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, इसके साथ ही पुलिस को भी व्यवस्था बनाने में आसानी रहेगी। और अब तक केदारनाथ में लंबी लाइनें लगने से श्रद्धालुओं को धूप और बारिश में खड़ा रहना पड़ता था, लेकिन अब टोकन मिलने से तीर्थयात्री अपने नंबर से दर्शन कर सकेंगे। करके ऐसा ना करें। मान लिया आप वहाँ पे 10 बजे पहुँचे और आपको टोकन मिला है 3 से 4 बजे का, तो आप 3 बजे ही आए, तब आपको लाइन में एंटर करने दिया जाएगा। आप 10 से 3 बजे तक आराम से केदारनाथ क्षेत्र में घूम सकते हैं। तो ये टोकन व्यवस्था को सही से लागू कराने में मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ कि कृपया करके हमारी पुलिस की मदद करें। चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की है। साथ ही रजिस्ट्रेशन में नाम पर हो रहे फ्रॉड से लोगों को बचने की यहां पर हिदायत भी दी है। आप ये रिपोर्ट देखिए। 3 मई से शुरू हुई चार धाम यात्रा में अभी तक करीब 13.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जिनमें से 117 यात्रियों की मौत हो चुकी है। यात्रा के दौरान मौत का कारण मेडिकली फिट न होना बताया जा रहा है और यात्रा में मरने वाले महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के श्रद्धालु सबसे ज्यादा हैं, जिसको देखते हुए अब तीनों राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण जरूरी है। लोग 3 राज्य देखें तो सबसे अधिक लोग हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से आ रहे हैं। तो हमने उन सभी राज्यों में वहाँ पर एडवाइजरी जारी करी हुई है। वहाँ के स्थानीय भाषाओं में भी हम लोगों ने प्रेस विज्ञप्तियाँ दे रखी है और उनको आगे भी देते जाएंगे। उसमें हम लोग बता दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसमें मुख्यतः हम लोग 3 चीज़ों पर विशेषकर उनको बल दे रहे हैं। वहीं यात्रा के दौरान क्राउड मैनेजमेंट को लेकर भी प्रशासन द्वारा जारी की गई व्यवस्थाओं में फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है और इन्हीं राज्यों से आने वाले यात्रियों के साथ अब ट्रैवल एजेंसी से जुड़े लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में छेड़छाड़ कर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जिस पर पुलिस ने अब तक 14 केस भी दर्ज किए हैं। तो जो ट्रैवल एजेंसी द्वारा बुक करवाया जा रहा है उन्हें कहा जा रहा है कि आपके चारों धामों का हमने पैकेज दिया है, लेकिन वो अपने जो फिजिकल पेपर्स उनके पास आ रहे हैं वो पूरी तरह से चेक नहीं कर पा रहे हैं और चेक करने के बाद जब वो पहुंचते हैं तो पता चलता है कि 3 ही धाम का रजिस्ट्रेशन हुआ था, केदारनाथ धाम का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो मजबूरन क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर बिना रजिस्ट्रेशन के हमें निर्देश है कि हम आगे नहीं जाने दे सकते। तो जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं कृपया अगर वो ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आ रहे हैं तो वो ये चेक जरूर कर ले कि 4 धाम का रजिस्ट्रेशन हुआ है या फिर 3 धाम का रजिस्ट्रेशन हुआ है। चार धाम यात्रा में महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से ही सबसे ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं और स्वास्थ्य परीक्षण के साथ इन राज्यों के लोगों को फ्रॉड से भी बचाना होगा, जिससे यात्रा सुरक्षित हो सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्दवाल की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा में हेली टिकट बुकिंग के नाम पर लोगों को लाखों की चपत लगाने वाले एक शातिर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चमोली पुलिस ने आरोपी को बिहार के नवादा से गिरफ्तार किया है। आरोपी विभीषण महतो के पास से यहां पर मोबाइल फोन, 5 अलग अलग कंपनी के सिम कार्ड और 42,000 रुपए मौके से बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी साइट से बनाकर हेली टिकट बुकिंग के नाम पर अब तक कई अन्य लोगों के साथ भी ठगी कर चुके हैं। उसको हम लोगों ने नवादा, बिहार से उसकी गिरफ्तारी की है और लगभग 6 बैंक अकाउंट्स वो ऑपरेट कर रहा था और उसने जो वेबसाइट तैयार की थी उसके द्वारा बयान में बताया गया है कि एक साउथ के किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उसके द्वारा संपर्क स्थापित कर ये वेबसाइट डेवलप की है और उसको होस्ट करवाया है और लगातार देश भर से लोगों को लगभग 15 से 20 लाख की उसके द्वारा ठगी की गई है। चमोली स्थित कर्णप्रयाग संगम पर नदी के बहाव की चपेट में आने के चलते एक व्यक्ति बह गया है। नदी में बहते व्यक्ति को देख कुछ बच्चों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन पानी के तेज बहाव के साथ बहे व्यक्ति का कोई सुराग नहीं लग पाया है।
हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रभात, जिस तरीके से पुलिस ने ये रेस्क्यू अभियान चलाया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो व्यक्ति पानी में बहा उसकी कोई जानकारी, कोई सूचना नहीं मिल पाई। जिस तरीके से जो है ये कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडर का जो संगम है, यहाँ पर काफी संख्या में आजकल श्रद्धालुओं का भी जो है संगम क्षेत्र पर आते हैं और जो स्थानीय लोग भी यहाँ पे घूमने आते हैं। अचानक से कुछ लोगों के द्वारा जो है एक आदमी को बहते हुए देखा गया, जिसके द्वारा उनकी सूचना जो है पुलिस को दी गई और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। सर्च एंड रेस्क्यू अभियान चलाया गया, SDRF की टीम भी मौके पर पहुंची। लेकिन जिस तरीके से नदी का तेज बहाव है, तेज बहाव के चलते आदमी को कुछ पता नहीं लग पाया। अभी भी जो है SDRF और पुलिस यहाँ पर रेस्क्यू अभियान में जुटी है। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए प्रभात। उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी हमेशा से पर्यटकों को अपनी ओर लुभाती रही है और यहाँ के झरने और प्राकृतिक सौंदर्य को देखने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी सैलानियों को हमेशा से ही अपनी खूबसूरत वादियों की वजह से आकर्षित करती रही है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से भरे नजारों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। कलकल बहते झरने, दूध जैसा पानी लोगों का मन मोह लेता है। हर्षिल घाटी बेसिकली हम लोग यहाँ नहीं है तो हमें इतना पता नहीं है इस घाटी के बारे में, लेकिन हाँ जैसा बताया एप्पल ऑर्किड्स बहुत अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं और इस बार ये भी लग रहा है यात्रा में प्रशासन की तरफ से इंतजाम भी बहुत अच्छे हैं। यहीं पर राम तेरी गंगा मैली फिल्म के कई हिस्सों की शूटिंग भी हो चुकी है। हर्षिल डाकघर भी इसी फिल्म के बाद काफी सुर्खियों में रहा था। कई लोग यहां आने के बाद फिल्म के उन्हीं हिस्सों के साथ अपने वीडियो को भी शेयर कर रहे हैं। ब्यूटी बहुत सुंदर, काफी नीट एंड क्लीन है। गंगोत्री टेम्पल ब्यूटीफुल, यहाँ हमने व्यू के लिए रुके थे, यहाँ पे बहुत सुंदर है। हर्षिल की खूबसूरती, बर्फीले पहाड़, दूर दूर तक फैली हरियाली हमेशा से ही पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। अगर आप भी खूबसूरत हिल स्टेशन पर घूमने का मन बना रहे हैं तो चले आइए हर्षिल घाटी। उत्तरकाशी से न्यूज़ 18 के लिए बलबीर परमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कोतवाल के संप्रेषण गृह का निरीक्षण किया है। वहीं पुलिस कोतवाली में स्थापित महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण भी किया है। इस दौरान उन्होंने पुलिस को पीड़ित महिलाओं के साथ मधुर व्यवहार और शिकायतों को गंभीरता के साथ समाधान करने के निर्देश भी दिए हैं। महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि आए दिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में सामने आते रहते हैं और ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस और महिला आयोग मिलकर काम कर रहा है। सहभागिता उसकी रहेगी। पुलिस भी अपनी तरफ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कर रहा है, मानव तस्करी को किस प्रकार से रोका जाए, क्योंकि आए दिन इस तरह से मामले सामने आ रहे हैं। विशेषकर महिलाओं की पहाड़ की महिलाओं बेटियों को बहला फुसला के ले जाया जाता है, कहीं नाम बदल कर ले जाया जाता है, कहीं कुछ किसी तरह से उन्हें ले जाया जाता है। उस पर रोक लगे।